हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का क्लास। बिल्कुल एक रिवीजन क्लास चलेगा और कंप्लीट साइंस का हम लोग रिवीजन करेंगे। बिल्कुल 8 से 10 क्लास में पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री निपटा दिया जाएगा। अब आप भी रिवीजन के मोड में आ जाइए, क्योंकि सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका है और रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है एग्ज़ाम के देखते हुए। एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय है। तो पहला चैप्टर हम लेकर गए हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, क्योंकि 10th क्लास का आप केमिस्ट्री अगर देखते हैं, पूरा केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया है। पूरा क्लास आपको धातु अधातु हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वहाँ रासायनिक समीकरण अभिक्रिया मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, सबसे पहला शब्द आता है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया। डिटेल्स क्लास में भी आपको बताया गया है कि यहाँ हम लोग इंट्रोड्यूस करते चलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, केमिकल रिएक्शन। देखिए, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है और कोई नया पदार्थ बनाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाए तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन बना कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से और भी रिएक्शन है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है, इसको अगर हम लोग जल में डालते हैं तो देखते हैं ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप कॉपर को, चाहे आप लोहा को डालिए, है ना, Fe को, आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो ये बन जाता है FeSO4 और प्लस कॉपर निकल जाता है बाहर। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। जिंक को अगर आप कोई अम्ल में डालते हैं, HCl में डालिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो ये बन जाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है बाहर। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ये जो प्रक्रिया हो रहा है, यही है आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता क्या क्या है, ये भी आपको जानना है कि कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में आप परिवर्तन देख सकते हैं, है ना। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का अर्थ है यहाँ पर कि जैसे देखिए, कार्बन यहाँ पे ठोस के रूप में है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन गैस है। इधर जो बना वो कंप्लीट गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड देखेंगे, ये सॉलिड है ना। चूना दिवाली में भी हम लोग पेंट करते हैं तो डालते हैं उसमें पानी में, तो ये आपका सॉलिड है। ये जल जो है वो लिक्विड है, और ये बन गया ऑक्वस सॉल्यूशन। ऑक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जल और किसी अन्य पदार्थ के मिलकर जो बनता है उसे वो कहते हैं जलीय विलयन या ऑक्वस सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, ये आपका जो है सो लोहा है, कॉपर सल्फेट डालेंगे, यहाँ भी परिवर्तन होगा अवस्था में। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, नहीं ठोस वाला गैस, गैस वाला लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा रंग में भी परिवर्तन होता है। रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे? तो देखिए, यहाँ से समझिए, ये कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है नीला होता है कॉपर के उपस्थिति के कारण, है ना। लेकिन जब ये बनता है फेरस सल्फेट, कॉपर बाहर निकलता है, तो कॉपर को बाहर निकलते ही ये जो है इसका रंग समाप्त हो जाता है, ये रंगहीन बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। रंग में परिवर्तन देखने को मिला, है ना। ताप में भी परिवर्तन होता है। ताप मतलब टेम्परेचर में भी परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा सो देखेंगे आप लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अलग से, लेकिन यहाँ देखेंगे कि जैसे देखिए कॉपर, ये कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों ठंडा था, लेकिन जैसे ही इसको दोनों को आपस में हम मिलाए तो इसका ताप बढ़ गया, है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ साथ ताप भी इसमें से रिलीज होता है, तो यानी ताप भी बढ़ गया उसका। किसी में ताप कम जाएगा, जैसे हम लोग इंजेक्शन लेते हैं तो देखते हो जहाँ पे ये एस्प्रिट लगाया जाता है तो वहाँ पे अल्कोहल के कारण वहाँ पे ठंडा लगता है, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर, उसका ताप जो है सो कमता है। तो ताप कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस भी रिलीज होता है ना। इसमें गैस का उत्सर्जन भी आपको देखने को मिलेगा।
गैस का, चाहे गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन का अर्थ है आपका कि गैस रिलीज होगा। देखिए यहाँ पर जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस निकलता है बाहर, तो गैस भी रिलीज हो रहा है। तो ये सब आपका देखने के परिवर्तन आपको मिल सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो यहाँ तक बात आपको समझ आया। फिर देखिए अब इसमें एक शब्द आता है अभिकारक और प्रतिफल। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया आपको दे देगा और पूछेगा कि अभिकारक कौन है, इसमें प्रतिफल कौन है। तो बहुत आसान है इस बात को समझना। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ये सब कहलाएंगे अभिकारक, है ना, ये सब कहलाएंगे अभिकारक, रिएक्टेंट। और जो बन करके तैयार हो रहा है इधर, है ना, ये कहलाएगा आपका प्रतिफल। तो अभिक्रिया में पहचानना आसान है। मान लो ये रिएक्शन दे दे और कह देगा इसमें अभिकारक कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड अभिकारक है, जल अभिकारक है। प्रतिफल कौन है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन करके तैयार हुआ ये आपका प्रतिफल है। उसी तरह इसमें अभिकारक लोहा है ना, अभिकारक कॉपर सल्फेट है, बन करके तैयार हुआ है फेरस सल्फेट और ये कॉपर बाहर निकला, तो ये दोनों इसका प्रतिफल है। तो अभिकारक प्रतिफल भी आपको पता चला। ऐसे आप समझने के लिए कोई भी आप तैयार करते हैं वस्तु, तो उसमें जो चीज़ पहले मिलाते हैं वो है आपका अभिकारक, और जो बन करके तैयार होगा वो होगा आपका प्रतिफल। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इससे प्रश्न आपका लघुत्तरीय में भी आते रहता है और दीर्घोत्तरीय में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी, है ना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए इक्वेशन आप मैथ में भी पढ़ते हैं, है ना, कि जैसे हम लोग कैसे लिख देते हैं कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 20 वर्ष अधिक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में, बोलने में बोल दी इतना बड़ा। तो उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में ये कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जब हम सूत्र और संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे देखिए आप कह सकते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन का हम संकेत लिखे C, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ये रासायनिक समीकरण है, ये भी आपका रासायनिक समीकरण है। इसमें बोलने के लिए आप कैसे बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हम सभी का कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिख दिए, जल का लिख दिए और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिख दिए, तो ये रासायनिक समीकरण सभी हो गए। अब रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार का होता है, वो आपको समझना होगा। एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण है कि जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में होगा बराबर, तो वैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे कि जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे देखिए इसमें कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2, तो नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ इक्वल है, बराबर है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन कभी कभी कोई रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है। जैसे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनता है जल, इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन तो आपका 2 है लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है ना। तो देखिए अलग हो गया ये। तो इस कारण ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो असंतुलित में संतुलित का परिभाषा क्या देखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है
वैसे रासायनिक समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, और असंतुलित को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। कंकाल मतलब क्या, देखे है ना, कि जिसमें मांस नहीं हो, जिससे हड्डी बड़ा हो तो वो कंकाल है, तो उसमें पूरा बैलेंस नहीं रहता है जो कंकाली है। असंतुलित को हम लोग एक नाम और क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका दीर्घोत्तरीय में पूछते रहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है ना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो 9th क्लास में भी ये पढ़ा जा चुका है कि लेवोजियर जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे, जिसमें बोले थे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कार्बन का ये परमाणु द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन ये 16 होता है, तो 2 है तो 32, तो ये हो गया इसका 44, तो इधर भी होना चाहिए आपका 44, है ना, तो ये आपका संतुलित है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन का 32, तो यहाँ पे हो रहा है ये 34। लेकिन इधर अगर आप आएंगे तो हाइड्रोजन का 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 16, तो ये हो रहा है 18, तो ये असंतुलित है। और जब भी आप कोई रासायनिक, पूरा केमिस्ट्री में जब भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखें उदाहरण के तौर पे, तो आप उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, ना कि असंतुलित। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जिसमें आपको बताया जाएगा उदासीनीकरण क्या है, संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, एकल विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, और उन सभी से प्रश्न आपके आते रहते हैं, दीर्घोत्तरीय में भी, लघुत्तरीय में भी, और पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।